नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है विशाल सिंह और आज हम लेके आए हैं आपके लिए कुछ अलग, कुछ नया। बात यह है कि 25, 26 और 27 अप्रैल को यूपी होमगार्ड की एक परीक्षा होनी है। तो हमने सोचा क्यों ना पॉलिटी के कुछ ऐसे 50 एमसीक्यू बनाए जाएं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। जैसे यूपीपी, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी में जो एग्जाम क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, उनके 50 एमसीक्यू बना के लाए हम लोग आपके लिए। और 50 एमसीक्यू बताने का तरीका इस तरीके का नहीं होगा कि सीधे एमसीक्यू बताया और आगे आंसर दिया और आगे बढ़ गए। इसमें से हर एमसीक्यू में कम से कम 5 पॉइंट तो आपके सामने छटकर आएंगे ही। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कम से कम 250-300 क्वेश्चन तो आपके बन जाएंगे। तो क्लास को बहुत लंबा ना खींचते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं आज के हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ, इसका अगर आप मेरी पॉलिटी की तीसरी कक्षा देखेंगे तो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन का आंसर कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, लेकिन बनकर तैयार कब हो जाता है तो होता है 26 नवंबर 1949 को। तो ये होता है लागू और ये होता है तैयार। इस दिन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान जो है पारित हो जाता है और लागू करते हैं 26 जनवरी 1950 को। क्यों पारित करते हैं? क्योंकि लाहौर अधिवेशन 1929 में कहा गया था कि 26 जनवरी 1930 को क्या मनाएगी कांग्रेस? पूर्ण स्वराज दिवस मनाएगी। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित होता है और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाता है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? तो संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक में अध्यक्ष बनाए जाते हैं कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। तो पहली बैठक होती है, इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और ये होते हैं संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष। ये अस्थायी अध्यक्ष नहीं होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जब संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, कब? 11 दिसंबर 1946 को, तब संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। जो अम्बेडकर हैं, बी आर अम्बेडकर साहब हैं, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष होते हैं। जवाहरलाल नेहरू जो होते हैं वो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष होते हैं। सरदार पटेल जो है वो मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों के संबंध के समिति के अध्यक्ष होते हैं। तो जो स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं एच सी मुखर्जी। कौन उपाध्यक्ष कौन बनाया जाता है? एच सी मुखर्जी साहब बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? वही चाहे ड्राफ्टिंग कमेटी कह लो, चाहे प्रारूप समिति कह लो, कुछ भी, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो होते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब। कौन? बी आर अम्बेडकर। 29 अगस्त 1947 ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना कब की जाती है? 29 अगस्त 1947 को। और इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो 7 सदस्य होते हैं। 7 सदस्य होते हैं। कौन कौन से 7 सदस्य होते हैं? तो पहले सदस्य होते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि अध्यक्ष होते हैं। फिर के मुंशी होते हैं, एन गोपाल स्वामी अयंगर होते हैं, कृष्णा जो अय्यर होते हैं, ठीक है, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह होते हैं और होते हैं तुम्हारे कौन? बीएल मित्र की जगह पर आते हैं कौन? एन माधवराव और डीपी खेतान की जगह पर एक व्यक्ति और आते हैं। इस तरीके से कुछ 7 सदस्य होते हैं, उसको आप हम आगे देखेंगे। संविधान बनने में कितना समय लगा? तो क्वेश्चन बहुत आसान है, हो सकता है पूछ दे, होमगार्ड का एग्जाम है, आसान एग्जाम होता है इसलिए। तो संविधान बनने में लगा कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसमें 64 लाख रुपए लगे। कितने रुपए लगे? 64 लाख रुपए लगते हैं। 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया जाता है। कितने? 60 देशों के संविधान
का अध्ययन। 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया जाता है। सारे देशों के संविधान की अच्छी अच्छी चीजों को समेटकर ड्राफ्टिंग कमेटी उसको एक साथ लगाकर और फिर अपने संविधान में प्रस्तुत कर देती है। तो कितना वर्ष लगता है? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का स्रोत किस देश से लिया गया है? मतलब भारत का जो संविधान है वो किस देश से प्रेरित है? तो ये एक ट्रिक क्वेश्चन है। भारत का जो संविधान है वो किसी एक देश से नहीं प्रेरित है, क्योंकि अभी मैंने बताया भारतीय संविधान का स्रोत लगभग 60 देशों से वो मतलब उसको पढ़ा गया, संविधान को वहां से लिया गया। उसके अलावा भारत शासन अधिनियम 1935 इसका एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो वेरियस कंट्री मतलब बहुत से देशों से, बहुत से देशों से, बहुत सारे देशों के संविधान से कुछ न कुछ चीजें ली गई। जैसे कि आर्टिकल 368 जो है संविधान में संशोधन, वो हम लेते हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। आपातकाल का प्रावधान लेते हैं जर्मनी के वाइमर संविधान से। नागरिकता, जैसे हमारे देश की नागरिकता है एकल नागरिकता, वो लेते हैं ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, प्रस्तावना जो है वो हम अमेरिका से लेते हैं। प्रस्तावना की भाषा जो है वो हम ऑस्ट्रेलिया से लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग किसी न किसी देशों से कुछ न कुछ लेते रहते हैं। जैसे संसदीय प्रणाली जो है वो हमारी ब्रिटेन से प्रेरित है, और ब्रिटेन नॉर्थ अमेरिका से भी थोड़ी बहुत प्रेरित है, जिसको आज हम लोग कनाडा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मौलिक अधिकार किस भाग में हैं? तो हमारे संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग। तो 22 भाग हमारे संविधान में हैं, और भाग जो एक है, भाग एक, भाग एक जो है वो कहता है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग दो जो है वो कहता है नागरिकता। नागरिकता, और नागरिकता भी कैसी? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता। अच्छा, एकल नागरिकता तो फिर किसी देश में बहुल नागरिकता भी होगी। तो हाँ, अमेरिका में राज्य की अलग नागरिकता है और देश की अलग नागरिकता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति कैलिफोर्निया का निवासी है तो कैलिफोर्निया स्टेट की नागरिकता उसको अलग मिलेगी, और अमेरिका की नागरिकता का प्रावधान उसके साथ अलग है। लेकिन भारतीय नागरिकता में ऐसा नहीं है। आप भारत के नागरिक हैं तो भारत के ही नागरिक हैं। आप किसी राज्य के नागरिकता के आधार पर आपको कोई भी अधिकार इस तरीके से नागरिकता का नहीं मिलेगा। और भाग 3 में है हमारे मूल अधिकार। क्या है? मूल अधिकार। मूल अधिकार जो है वो है प्रेरित अमेरिका के संविधान से। कहां से? यूएसए के संविधान से। जो मूल अधिकार भारतीय संविधान में है, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, वो किसमें है? किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो अमेरिका के संविधान से। जैसे कि आर्टिकल 14 से 18 समता का अधिकार या समानता का अधिकार। आर्टिकल 19 से 22 जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार कहता है। 23 और 24 जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकारों की बात करता है। 25 से लेकर 28 तक जो अनुच्छेद हैं वो धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं लोगों की। ठीक है, और 29-30 जो है वो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करते हैं। आर्टिकल 31 जो है वो अब निरसित है, क्योंकि उसमें संपत्ति के अधिकार की बात थी। और आर्टिकल 32 जो है वो कहता है कि संवैधानिक उपचारों का क्या होगा? अधिकार होगा। मतलब अगर किसी व्यक्ति का संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करती है संसद किसी कानून द्वारा या कोई भी अन्य संस्था, तो वो उन कानून अपने मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए किसके पास जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकती है। इसीलिए मूल अधिकारों का प्रहरी किसे कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है। ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को 5 तरह की रिट देने का अधिकार है, आगे हम लोग देखेंगे। तो मूल अधिकार किस भाग में है? भाग 3। किसमें? भाग 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? मैंने भी बताया, आर्टिकल 14 जो है वो कहता है कि विधि के साथ समता तथा विधियों का समान संरक्षण। क्या कहता है? विधि के समक्ष समता, ठीक है, और विधियों का समान संरक्षण।
आर्टिकल 19 में क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आर्टिकल 21 में क्या है, ये सबसे बड़ा आर्टिकल माना जाता है, इसमें क्या है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, गरिमा पूर्ण जीवन। आर्टिकल 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति है। 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसी में 5 प्रकार की रीतों का उल्लेख है, जैसे कि सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, फिर उत्प्रेषण, फिर अधिकार रक्षा, और एक और फिर स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 क्या कहता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 25 जो कहता है वो क्या कहता है, धर्म, किसी भी धर्म के अपना उसे मानने का, उसके लिए आचरण करने का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता इसमें आती है, धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है। और 14 मैंने बता दिया, 21 भी बता दिया है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। आगे चलते हैं, जीवन जीने का अधिकार वही है, गरिमापूर्ण जीवन और जीवन जीने का अधिकार, आर्टिकल 21। 1951 में एक केस आता है, 1951 में एक केस आता है, याद रखना, 1951 में केस आता है, ए.के. गोपालन केस, ए.के. गोपालन वाद। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि जीवन जीने के अधिकार में सिर्फ जीवित रहने का अधिकार है, मतलब आप जीवित हैं इतना आपके लिए काफी है। तो यह एक बहुत ही विवादित निर्णय रहा था। बाद में इसको सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी केस में कहा कि जीवन जीने के अधिकार में सिर्फ जीवित रहने का अधिकार नहीं है, जीवन जीने का अधिकार का मतलब है गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। और बाद में उसमें कई चीजें जुड़ती चली गई, आगे देखते हैं हम लोग। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार जो है वो बाद में जोड़ा गया, भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार बाद में जोड़ा गया। आर्टिकल 21A में शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया, बाद में जोड़ा जाता है आर्टिकल 21A में, ठीक है। तो बाद में ये तो डीपीएसपी का मामला है, ये बता चुके हैं, 32 भी हो चुका है। आगे देखते हैं डीपीएसपी किस भाग में है। डीपीएसपी का सीधे सीधे समझिए, राज्य के नीति निदेशक तत्व, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य कैसी नीतियां बनाएगा उसके बारे में जो निर्देश देता है वो कौन देता है, डीपीएसपी देता है, ठीक है। वो राज्य को निर्देश देता है। तो किस भाग में है, भाग 4 में। भाग 3 में मूल अधिकार है, भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व है। और कहां से लिए गए हैं, तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भाग 5 में जो है वो है आपकी संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका। और जो भाग 6 है उसमें है राज्य कार्यपालिका। और अभी हम लोग आगे देखेंगे कि संघ की कार्यपालिका में कौन होगा, राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा, महान्यायवादी होगा, संसद होगी। इस तरीके का जो मामला है वो संघ की कार्यपालिका में होगा। राज्य कार्यपालिका में महाधिवक्ता होगा, राज्यपाल होगा, मुख्यमंत्री होंगे, राज्य विधानमंडल होगा, ये सब राज्य में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीएसपी किस देश से लिया गया है, लो अभी बताया, आयरलैंड के संविधान से, इसमें तो कुछ देखना ही नहीं है। अगला, और एक चीज याद रखना, ये जो डीपीएसपी किस देश से लिया गया है, सन 2018 में जो यूपी भी भर्ती हुई थी उसमें दोनों शिफ्टों में क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि पहली बात तो डीपीएसपी किस भाग में है, और दोबारा पूछा गया कि डीपीएसपी किस देश से लिया गया है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, पूछता है एग्जाम। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो जब हम लोग अपनी प्रॉपर पॉलिटी वाली कक्षा में जब
राष्ट्रपति के निर्वाचन पर पहुंचेंगे तो एक पूरी क्लास ही होगी राष्ट्रपति के निर्वाचन पर। तब एक एक वर्ड डिस्क्राइब होगा कि कैसे एकल संक्रमणी मत पद्धति होती है, आनुपातिक प्रणाली होती है, ये सब जो है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अभी राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो इलेक्टेड एमपीज एंड एमएलए, मतलब संसद तथा विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्य, विधान मंडल के निर्वाचित सदस्य। अब इसको थोड़ा डिस्क्राइब में समझ लीजिएगा हल्का। संसद का मतलब राज्यसभा तथा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, मतलब जो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं वो नहीं, राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। उसी तरीके से विधान मंडल में आता है विधानसभा और विधान परिषद। तो जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है वहां पर सिर्फ कौन से सदस्य भाग लेंगे? विधानसभा वाले। और जिन राज्यों में विधान परिषद और विधानसभा दोनों है वहां पर दोनों के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य बिल्कुल नहीं। ध्यान रखना, राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष बताया गया है और कहा जाता है कि वह अपनी तारीख से, शपथ लेने की तारीख से 5 वर्षों तक अपने पद पर बना रहेगा। और राष्ट्रपति के पद के लिए आर्टिकल 52 में एक वर्ड यूज होता है इंग्लिश में कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। शैल बी का मतलब है कि वह अपने पद पर बना ही रहेगा, मतलब भारत के राष्ट्रपति का पद किसी भी स्थिति में खाली नहीं रखा जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, मान लीजिए अगर कोई राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, अगर मान लो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन अगर मान लो राष्ट्रपति की क्या हुई? मृत्यु हो गई। अगर मृत्यु हो जाती है तो कौन राष्ट्रपति बनेगा? तो उपराष्ट्रपति बन जाएगा। कौन? अगर भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के पद पर बैठेगा। मान लो उपराष्ट्रपति की भी क्या हुई? मृत्यु हो गई, मृत्यु या फिर कोई अन्य कारण, तब कौन आएगा? तो आ जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वह राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा। भारत की वास्तविक कार्यपालिका कौन है? भारत की वास्तविक कार्यपालिका जो है वो है तुम्हारा क्या? भारत की जो वास्तविक कार्यपालिका है वो तुम्हारी कहां पे आती है? वैसे तो भारत की कार्यपालिका का प्रमुख प्रेसिडेंट होता है, भारत की कार्यपालिका का प्रमुख जो है वो प्रेसिडेंट होता है, लेकिन वो प्रेसिडेंट जो है राष्ट्रपति है क्या? नाम मात्र की कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका। ठीक है, अगर पूछे वास्तविक कार्यपालिका जो होती है वो होती है मंत्रिपरिषद के पास। क्या? मंत्री परिषद। लेकिन मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। तो भारत की वास्तविक कार्यपालिका हम लोग किसे मानेंगे? भारत के प्रधानमंत्री को। इसीलिए राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र का प्रमुख कहा जाता है और जो वास्तविक शक्ति है वो मंत्रिपरिषद के हाथ में होती है और मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है भारत का प्रधानमंत्री। ठीक है, अगला, संसद में कितने सदन होते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है। संसद में 2 ही सदन होंगे, नॉर्मल सी बात है। एक तुम्हारा होगा राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। लेकिन अब क्वेश्चन है, राज्यसभा के अन्य नाम है, जैसे कि इसे कहते हैं उच्च सदन, उच्च सदन। इसे कहते हैं अस्थाई सदन, स्थाई सदन। इसे कहते हैं स्थाई सदन। इसे कहते हैं शिक्षितों का सदन, शिक्षितों की सभा। इसमें इसे कहते हैं निम्न सदन। क्या कहते हैं? निम्न सदन। और क्या कहेंगे?
लोकप्रिय सदन, लोकप्रिय सदन और द्वितीय सदन, और अस्थायी सदन, और क्या कहेंगे, अस्थायी सदन। क्यों? क्योंकि देखो लोकप्रिय सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके सारे सदस्य जनता द्वारा पर वोट देकर चुने जाते हैं, इसीलिए लोकप्रिय सदन कहा जाता है। निम्न सदन इसलिए क्योंकि जो राज्यसभा है ये कभी भी भंग नहीं होगी, और इसमें जो है अगर देखा जाए तो शिक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व तो ज्यादा है, तो और ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा जो है वो संसद में लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, जैसे कि हम हैं, आप हैं, इनका सबका प्रतिनिधित्व कौन करती है, लोकसभा। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कौन करेगा संसद में, तो वो राज्यसभा करती है। ये अस्थायी है, मतलब इसमें कभी भी इसका विघटन नहीं होगा, क्योंकि इसमें प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य लगभग क्या होते हैं, मनोनीत हो जाते हैं और पदमुक्त हो जाते हैं। शिक्षितों की सभा, जैसे कि यहाँ पे ज्यादा शिक्षित ही चुने जाते हैं, और इसमें होता है द्वितीय सदन, क्योंकि प्रथम सदन जो है वो राज्यसभा को माना जाता है। अस्थायी सदन क्योंकि यह कभी भी भंग हो सकता है, मान लो मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ जाए तो ये भंग हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष होता है, लेकिन समय से पहले भी भंग हो सकती है। यह राज्यसभा का है, राज्यसभा के सदस्य का क्योंकि याद रखना राज्यसभा का कार्यकाल तो अनिश्चित है, वो भंग नहीं होगा, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसीलिए जब वो एक अल्टरनेट टाइम में पद मुक्त होते हैं तो नए भर लिए जाते हैं। इसी तरीके से राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। 4 वर्ष का कार्यकाल होता है यूएसए के राष्ट्रपति का, यूएसए के राष्ट्रपति का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, अभी बताया 6 वर्ष, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का ट्रिक क्वेश्चन बना सकता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ये देखो प्रेसिडेंट को डार्क कर दिया, जबकि ये आंसर यहाँ पे गलत है। राज्यसभा का सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, वो डार्क उसको कर दिया, लेकिन वो आंसर गलत है, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? ये थोड़ा ट्रिक क्वेश्चन ये भी रहेगा कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है। यहाँ पे स्पीकर लिख दिया है, और स्पीकर ही होता है, इसीलिए लोकसभा में क्या कहा जाता है कि लोकसभा में स्पीकर है। जैसे किस समय कौन है? ओम बिरला साहब है। तो लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? स्पीकर होता है। वर्तमान में कौन है? ओम बिरला साहब है। ठीक है, और लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो अपने संसद सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है, तो ये अलग नहीं होता है। इसका कोई ये नहीं है कि स्पीकर के तौर पर इनका कुछ बहुत बड़ा काम है। ये सदन की कार्रवाई को बस सुचारू रूप से चलवाते हैं, बाकी होते एक सांसद ही हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो न्यू दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और कब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1937। मैंने बताया है हमारी संविधान की कक्षाओं में कि 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा 1937 में भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की, संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। वही आगे चल के हमारा सर्वोच्च न्यायालय बनता है। कलकत्ता में क्या होता था? कलकत्ता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। ठीक है, कलकत्ता में 1974 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। उसके जो जज होते हैं वो आपको याद होगा, चैम्बर्स, लिविस्टर और हाइट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं हमारे राष्ट्रपति। कोलेजियम प्रणाली द्वारा वो चुना जाता है, बाद में राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? तो ये सामने आपके अनुच्छेद है 368, और ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, अफ्रीका के संविधान से। और ये किस भाग में है? तो ये है भाग
20 में, किसमें? भाग 20 में है। आर्टिकल 324 जो है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग। 356 में है राज्यों में राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, ठीक है। और 280 में जो है वो है वित्त आयोग। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। अब आपके साथ में 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, 5। वित्त आयोग, ये चीज की तो गारंटी है कि पॉलिटी में जितने क्वेश्चन आएंगे, मान लो होमगार्ड में पॉलिटी में 10 क्वेश्चन आ गए, तो आप 10 में से यहां से आपको 7 मिलने की पूरी गारंटी। अगर आप सारे क्लास जाएंगे, सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं उसका एक्सप्लेनेशन अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको 7 क्वेश्चन मिलने की पूरी गारंटी है। तो वित्त आयोग जो है वो आर्टिकल 280 में है। हम लोग आधी क्लास के आसपास पहुंच चुके हैं। भारत किस प्रकार का राज्य है? तो भारत जो है वो हमारा है क्या? हम लोग हैं यूनिटरी। हम लोग क्या है? यूनिटरी है। भारत क्या है? यूनिटरी है। लेकिन किस तरीके का यूनिटरी? भारत जो है वो यूनिटरी तो है, लेकिन किस तरीके का यूनिटरी है? तो हम लोग फेडरल विद यूनिटरी हैं, मतलब हम लोग संघीय व्यवस्था रखते हैं, संघीय व्यवस्था। भारत एक फेडरल विद यूनिटरी बेसिस पे है, ठीक है। नागरिक, एकल नागरिकता कहां है, मतलब किस देश से एकल नागरिकता ली गई है? तो अब हम लोग यहां पर ट्रिक क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 में कि एकल नागरिकता कहां पे है। तो एकल नागरिकता जब हमने ली है ब्रिटेन से, तो इसमें अकेले इंडिया तो नहीं होगा, इंडिया ब्रिटेन दोनों होंगे। तो इसमें क्या है? ये दोनों होंगे एकल नागरिकता। लेकिन अगर ऑप्शन में है तो इंडिया लगा देना, काम चल जाएगा। अगला, आपात किस देश से लिया गया? आपातकाल का जो प्रावधान है वो किस देश से लिया गया? मैंने बताया है, आपातकाल का प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से। कहां से लिया गया? जर्मनी से। कहां से? जर्मनी। इसका कौन सा संविधान है? वाइमर संविधान। वाइमर संविधान है, उसी में लिया गया। उसी में आर्टिकल 352, 356, 360 है, और बीच के जो अनुच्छेद हैं उनको भी देखेंगे। लाइट इशू है थोड़ा, तो आप लोग बस बने रहिएगा। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए? क्या? मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए? तो मौलिक कर्तव्य जो है वो हमारे लिए गए हैं कहां से? यूएसएसआर के संविधान से। ठीक, तो मूल कर्तव्य जो है वो यूएसएसआर के संविधान से लिए गए। यूएसएसआर का मतलब जो है रूस। क्या है? रूस। 1991 से पहले रूस को यूएसएसआर कहा जाता था। ये मूल संविधान में नहीं थे, ये मूल संविधान में नहीं थे। कब जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया, और उसके द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की अवधारणा जोड़ी जाती है। किस समिति के सिफारिश पर? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और बाद में, पहले जब जोड़े गए तो इसमें 10 जोड़े गए थे। कितने? 10। लेकिन बाद में 11वां मूल कर्तव्य जो जोड़ा गया वो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। भारत में पंचायती राज संशोधन जुड़ा है किससे? तो 73वां संविधान संशोधन। याद रखना, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। भाग 9 में जोड़ा जाता है। कहां पर? भाग 9 में। तो ये कब पारित होता है 73वां संविधान संशोधन? तो ये पारित होता है 1992 में प्रस्तुत होता है, पारित होता है, सॉरी, पारित। और 1993 कब? 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका संशोधन किस संशोधन से जुड़ा है? तो 74वां। 73वें में पंचायतें, 74वें में नगर पालिका। तो ये भी 1993। नेक्स्ट, वित्त आयोग किस अनुच्छेद में? हम पहले ही बता चुके हैं। वित्त आयोग किस अनुच्छेद में? तो आर्टिकल 280। तुम्हारा 76 में है महान्यायवादी। क्या है? महान्यायवादी।
वादी क्षेत्र में क्या है महान्यायवादी। 148 में क्या है कैग है, CAG है। 24 में ई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। याद रखना कैग मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चुनाव आयोग जो है वो 324 में है, कैग 148 में है। ठीक, निर्वाचन आयोग के संक्षेप में लो मैं पहले ही बता देता हूं, आर्टिकल 324, आगे वही क्वेश्चन आएंगे। कैग के संक्षेप में है तो आर्टिकल 148। ये मुख्य अनुच्छेद है जो बार बार पूछे जाते हैं, इनसे बाहर का नहीं पूछेगा कुछ। महान्यायवादी के संक्षेप में है तो आर्टिकल 76 में है। ऊपर के सारे अनुच्छेद में एक्सप्लेन कर ही चुका हूं। राज्य का प्रमुख कौन होता है, तो राज्य का प्रमुख होता है गवर्नर या राज्यपाल, राज्यपाल। और इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्र मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करता है। मतलब राष्ट्रपति जब चाहेगा तो इनको उठा के हटा सकता है। इनका कोई कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। हाँ 5 साल का लिखा जरूर होता है 5 साल रहेगा, लेकिन इसको अपने समय से पहले हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न, राज्य में वास्तविक कार्यपालिका कौन होती है, तो राज्य जैसे कि केंद्र में वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री होती है, उसी तरीके से राज्य में वास्तविक कार्यपालिका सीएम मतलब मुख्यमंत्री। ठीक है, याद रखना राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख मुख्यमंत्री, क्योंकि राज्य मंत्रिपरिषद का वो अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी बिल प्रस्तुत कहां होता है, याद रखना धन विधेयक कहां प्रस्तुत होता है। ये क्वेश्चन हमेशा ट्रिक रहेगा और इंपॉर्टेंट है कि धन विधेयक जो आर्टिकल 110 में है कहां है, मनी बिल के संक्षेप में है तो आर्टिकल 11, आर्टिकल 110 में धन विधेयक का उल्लेख, और धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही प्रस्तुत होगा। राज्यसभा में जब ये विचार के लिए जाता है तो राज्यसभा इसे 14 दिन से ज्यादा हो नहीं सकती है। राज्यसभा अगर कुछ संशोधन की बात करती है तो लोकसभा इसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है, याद रखना। अगला, अच्छा हाँ एक और पॉइंट, धन कौन कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, इसका निर्धारण करेगा कौन, तो करेगा स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर या कहो अध्यक्ष। तो कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्धारण कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, पहली बात तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शासन का शब्द का उल्लेख है ही नहीं। क्या शब्द का उल्लेख है, पर एग्जाम में पूछेगा राष्ट्रपति शासन से, तो आप कंफ्यूज मत होना। राष्ट्रपति शासन के जगह पर उल्लेख है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र का विफल होना, क्या राज्यों में संवैधानिक तंत्र का विफल होना, उसी को कहते हैं राष्ट्रपति शासन। इसका उल्लेख है आर्टिकल 356 में, कहा 356 में, 300 जो 52 है इसमें है राष्ट्रीय आपात, इसका है राष्ट्रीय आपात। 360 में है वित्तीय आपात, और 368 में जो बार बार देख रहे हैं संविधान संशोधन, ठीक है, तो उसका है ये संविधान संशोधन है, क्या लिखेंगे 2050 साल बता चुके हैं। वित्तीय आपात 360 में है, राष्ट्रीय आपात 352 में है, 356 में है राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में है, 352। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में है, 360। ये क्वेश्चन रिपीट होंगे ऐसे ही एग्जाम में भी, कुछ नया नहीं है। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 51A में। आर्टिकल 51 तक है राज्य के नीति में से, तो आर्टिकल 51A तथा भाग 4 का में और आर्टिकल 51A में क्या है, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, 1976 में जोड़े गए। संपत्ति का अधिकार है, तो पहले फंडामेंटल राइट का जो आर्टिकल 31 के तहत, ठीक है, हाँ है नहीं, याद रखना था। अब क्या है, अब एक है तुम्हारा लीगल राइट, कानूनी अधिकार। क्या है, कानूनी अधिकार। अब क्या है, कानूनी अधिकार है, कब हटाया गया, तो
कब हटाया जाता है? चलिए ये करंट में क्वेश्चन लगेगा, कब हटाया जाता है। ठीक। संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है? तो संघ से। किससे? भाग 5 में क्या है? संघ। संघ है। भाग 6 में, भाग जो है 6 में राज्य है। जो भाग 6 में स्टेट्स हैं। इस समय भारत में कितने स्टेट्स हैं? तो 28 स्टेट होंगे और 8 यूपीज होंगे, यूनियन टेरिटरी। अगला, प्रथम अनुसूची किससे संबंधित है? मतलब भारतीय संविधान की जो पहली अनुसूची है वो किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की जो पहली अनुसूची है वो राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों, मतलब पहली अनुसूची कहती है राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों से। ठीक है। 7वीं अनुसूची इंपॉर्टेंट है। तो 7वीं अनुसूची जो है वो सूचियों से है। 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? लिस्ट, मतलब सूचियों से, सूचियों से संबंधित है। और सूचियां कैसी? 3, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है। तो ये कहाँ है? 7वीं अनुसूची में है। 8वीं में है, 8वीं अनुसूची में क्या है? 8वीं अनुसूची में है भाषा। कितनी? 8वीं अनुसूची में भाषा और कितनी भाषा है? 22 भाषा है। संघ सूची में लगभग कितने विषय शामिल है? तो संघ सूची में यहाँ लगभग 100 विषय शामिल है। पहले 97 थे, बढ़ा के 100 विषय शामिल है। ठीक है। नेक्स्ट, राज्य सूची में लगभग कितने विषय शामिल है? ये क्वेश्चन जानते हैं, राज्य सूची में राज्यों के जो अधिकार थे उनको कम करके दे दिया गया संघ में, और या फिर समवर्ती में शामिल कर दिया गया। राज्यों के जो अधिकार थे वो संघ या समवर्ती में शामिल कर दिए गए। तो अब राज्य में इस समय लगभग 60 प्लस है, 63 के आसपास, 72-63 है। देख लेना। समवर्ती सूची में लगभग कितने विषय शामिल है? तो 50 प्लस, 50 प्लस विषय शामिल है। लास्ट क्वेश्चन है आज हम लोगों का, भारतीय संविधान का स्वरूप क्या है? भारतीय संविधान का स्वरूप क्या है? तो भारतीय संविधान का स्वरूप है फेडरल विद यूनिटरी फीचर्स। मतलब हमारा जो फेडरल है, संघीय है, संघात्मक है, लेकिन कैसा? भारत का जो संघ है वो फेडरल है पर यूनाइटेड फीचर के साथ में। तो आशा करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी हुई। क्वेश्चन आपको मैक्सिमम यहाँ से फंसेंगे। कुछ एक आधे एरिया है जो आप अपने आप देखिएगा कि जैसे भारत में कितने मुस्लिम राष्ट्रपति हुए, जैसे कि पहले जाकिर हुसैन हुए, दूसरे फखरुद्दीन अली अहमद हुए, तीसरे कौन से? मौलाना एपीजे अब्दुल कलाम हुए। इस तरीके से, या फिर किस राष्ट्रपति की मृत्यु, ये जो स्टैटिक वाले क्वेश्चन है वो आप लोग अपने आप से देख लीजिएगा। बाकी जीएस का जो मामला था वो हमने देख लिया। लाइक करो क्लास को, सब्सक्राइब करो। अगली क्लास हिस्ट्री की आएगी। ठीक है, धन्यवाद।